हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। तो आज हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को फिर से एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वी शुडंट कंप्लीट द गुप्ता डायनेस्टी। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट द गुप्ता डायनेस्टी अगेन। सो आई विल स्टार्ट द गुप्ता डायनेस्टी. Okay, so how can Gupta dynasty emerge? The first question is, how can Gupta dynasty emerge? So the emergence of Gupta dynasty due to the fall of Kushan Empire in the 3rd century. Okay, तीसरी सदी में 3rd century के मिडिल में, in the middle of 3rd century, the Gupta dynasty emerged. Gupta dynasty emerged. ये गुप्ता डायनेस्टी तीसरी सदी में कैसे इसका इमर्जेंस हुआ कि तीसरी सदी के मिडिल एज में क्या हुआ ना, तीसरी सदी के बीच में क्या हुआ ना कि कुषाण एम्पायर जो था वो ख़त्म हो गया। जो था ना कुषाण एम्पायर पूरी तरह से क्या हो गया, उसमें वो बोलते डिक्लाइन कर गया तीसरी सदी के मिडिल तक। और तीसरी सदी आते तीसरी सदी पूरी तरह से कंप्लीट होते ही गुप्ता डायनेस्टी जो था वो एक नए साम्राज्य के रूप में उद्गम हुआ उसका। ठीक है, ऑल्दो अगर ये भी हम देखें कि जो गुप्ता डायनेस्टी था ना, मतलब गुप्ता डायनेस्टी मौर्य के कंपैरिजन में, गुप्ता डायनेस्टी जो था ना और मौर्य डायनेस्टी, तो गुप्ता डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा था। ठीक है, इसमें गुप्ता डायनेस्टी बड़ा था, जो मौर्य डायनेस्टी बड़ा था। गुप्ता डायनेस्टी के पास सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया का जो था ना, नॉर्दर्न इंडिया को वो पॉलिटिकली यूनाइटेड करके रखा था, मतलब एक साथ एक राजनीतिक तौर पर उसको एक साथ बना के रखा था 1 सेंचुरी तक, मतलब एक दशक से भी ज़्यादा समय तक उसको पॉलिटिकली यूनाइट करके रखा था उसने नॉर्दर्न इंडिया को। ठीक है, उसके बाद जो गुप्ता का पीरियड होता है ना, द पीरियड ऑफ गुप्ता को गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, सो गुप्ता के पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है हिंदुइज्म के लिए। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि गुप्ता डायनेस्टी जो थे वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो गुप्ता डायनेस्टी जो थे ना वैश्य कास्ट से बिलोंग करते थे। गुप्ता डायनेस्टी जो थे, गुप्ता डायनेस्टी के जितने भी मतलब जो भी गुप्तास थे गुप्ता डायनेस्टीज़ के, वो वैश्य समाज को बिलोंग करते थे, वैश्य कास्ट को बिलोंग करते थे। अगर हम बात करें कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो अगर हम फाउंडर की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर था उनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, एंड श्रीगुप्त के बाद आने वाला जो था, इसी का पुत्र जो था घटोत्कच था। घटोत्कच, इसके बाद आने वाला जो था श्रीगुप्त का पुत्र था। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे के सामंत के रूप में काम किया, इसलिए जो रियल फाउंडर कहा जाता है आपका गुप्ता डायनेस्टी का, उसको चंद्रगुप्त को कहा जाता है रियल फाउंडर। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो रियल फाउंडर जो होगा, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता, तो ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। सॉरी, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, इट्स चंद्रगुप्त ओनली। ठीक है, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, सिर्फ चंद्रगुप्त हो जाएगा, जो कि रियल फाउंडर कहा जाता है किसका, तो गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, इसके बाद जो आपका चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि लिच्छवी की जो रानी थी, लिच्छवी की क्वीन जो थी, लिच्छवी की क्वीन से इन्होंने विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया ना कि लिच्छवी की रानी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है, इन्होंने, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने एक सिक्का चलवाया था, जिसको राजा रानी सिक्का भी कहते हैं
फिर से आपको उसी सिक्का को हम लोग दिनार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिक्का जो चलाया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ओके। इसके बाद जो अगला शासक आया, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम के आने से जो गुप्त डायनेस्टी का एक नए एरा की शुरुआत हुई, एक नए काल की शुरुआत हुई चंद्रगुप्त प्रथम के आने से। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल था ना वो AD 319 से लेकर आपका 335 था। मतलब ये जो टाइम पीरियड था ये चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड था, ठीक है। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, नॉट मौर्य, सॉरी फॉर दैट, चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्याभिषेक कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था 26 Feb 320 को, मतलब AD 320 को उसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। इसका जो मतलब क्या बोलते हैं पावर तो था, इसका कंट्रोल किसके ऊपर था, तो इसका जो चंद्रगुप्त प्रथम का कंट्रोल था मगध, साकेत और प्रयागा, इस पे जो था ना ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो था वो कंट्रोल था, अथॉरिटी था। एंड चंद्रगुप्त जो प्रथम था वो पहला गुप्ता किंग था जिसने महाधीराज की टाइटल धारण किया था, महाधीराज का टाइटल करने वाला पहला गुप्त किंग जो था वो तुम्हारा चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। और इसने गोल्ड कॉइन चलाया था, जिसको दिनार कहा गया, गोल्ड कॉइन इसने चलाया था जिसको दिनार कहा गया था। इसने गोल्ड कॉइन जो चलाया था ना, जो गोल्ड कॉइन चलाया था जिसको दिनार कहा गया, ठीक है, दिनार। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त का अगर कार्यकाल देखा जाए तो समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था ना 335 AD से लेकर 380 AD तक था। ये जो था ये टाइम पीरियड था समुद्रगुप्त का, जो कि पुत्र था किसका, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था, ठीक है। ये जो था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, यानी सक्सेसर था, वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम। एंड और एक उसके बाद जो समुद्रगुप्त जो था ना, समुद्रगुप्त की जो नीतियाँ थी, मीन्स की जो पॉलिसी था ना इसका, ये अशोक के जैसा पॉलिसी था। जैसा अशोक का पॉलिसी था विस्तारवादी पॉलिसी, वैसे ही पॉलिसी जो था ना समुद्रगुप्त का भी पॉलिसी वैसे ही था, विस्तारवादी पॉलिसी थी, जिसके कारण जो था ना समुद्रगुप्त को अशोक का विपरीत कहा गया है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ इसने और किया था ना कि जो नॉर्दर्न इंडिया है था ना, नॉर्थ इंडिया को जीतकर इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, और साउथ इंडिया के 12 राज्यों को जीतकर इसने उससे कर वसूलना चालू कर दिया, ठीक है। और इन्हीं नॉर्थ इंडिया अभियान और साउथ इंडिया अभियान के कारण इसे धरनी बंद कहा गया है, ठीक है, इसको धरनी बंद कहा गया। और इतिहासकार जो B.A. स्मिथ थे, B.A. स्मिथ साहब ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था और किसको कहा था। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था किसने, तो B.A. स्मिथ साहब ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। अब
इसी के समय में मतलब समुद्रगुप्त के समय में ही श्रीलंका के शासक जो थे मेघवर्मन, उसने इसके दरबार में बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत भेजा था, मतलब अपना एम्बेसडर भेजा था, जो समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और समुद्रगुप्त ने जो था ना वो मंदिर बनवाने के लिए अनुमति भी दे दिया था। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त की विजय अभियान मीन्स एक क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान था ना उसकी जानकारी किसकी मिलती है। समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान की जानकारी मतलब विक्ट्री, जितने भी उसने जिस चीज़ पे विक्ट्री पाया था उसकी जानकारी जो है ना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि इलाहाबाद में है, इसको इलाहाबाद में जो कि है। ठीक है। इसको लिखने वाला जो था ना, इसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा किसने था, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को ही समुद्रगुप्त का ही दरबारी, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि और युद्ध और शांति के दूत हरिसेन साहब ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा था, तो हरिसेन साहब ने लिखा था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे और युद्ध और शांति के दूत भी थे। ठीक है। अब समुद्रगुप्त को कविराज क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त को कविराज क्यों कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कविराज इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि इसने कृष्णचरित की रचना की। ठीक है। जिसके कारण इसे कविराज कहा गया है। ठीक है। और समुद्रगुप्त को इसे सिक्कों पर मतलब समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में भी दिखाया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त के समय में सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था। तो समुद्रगुप्त के समय में सबसे प्रचलित जो सिक्का था वो था मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का जो सिक्का था ना, मयूर शैली का सिक्का जो था सबसे ज़्यादा प्रचलित था तुम्हारा समुद्रगुप्त के समय में। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त का जो ये कमांडर इन चीफ कौन था, तो समुद्रगुप्त का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था वीरासेन। वीरासेन जो था तो समुद्रगुप्त का कमांडर इन चीफ था। ओके। इसके बाद जो अगला जो शासक आते हैं, अब उसके बाद जैसे कि समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक बना था ना, समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक बना वो रामगुप्त था। रामगुप्त जो था अगला शासक। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, मतलब उतना पावरफुल शासक नहीं था, उतना एलिजिबल शासक नहीं था। इसकी जो पत्नी थी ना उसका नाम था देवी। इसकी पत्नी का नाम था देवी। ठीक है। रामगुप्त की पत्नी का नाम था देवी। अब जो संघ आक्रमण किया ना, तो संघ आक्रमण ने रामगुप्त ने क्या किया कि सरेंडर कर दिया। ठीक है। तो अपनी पत्नी को भी सरेंडर कर दिया, इसने दोनों ने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर जब कर दिया ना, जिसके कारण सरेंडर कर दिया, अब इस चीज़ को देखकर इसका जो रामगुप्त का जो भाई था, इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि रामगुप्त की और शंकु का अंत कर दिया। मीन्स कि रामगुप्त की हत्या मतलब हत्या उसको भी मार दिया और शंकु का भी मतलब अंत कर दिया इसने। ठीक है। जिसकी जानकारी जो है ना वो विशाखा दत्त की पुस्तक चंद्रगुप्तम से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्तम से प्राप्त होती है, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद जो अगला आने वाला जो शासक था ना वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है।
चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने क्या किया कि इसने जब शंकों का अंत किया, उसके बाद शंकों का जब इसने अंत किया उसके बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शंकों का अंत करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। ठीक है, उसके बाद इसी चंद्रगुप्त ने ही सिक्कों मतलब चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने किसका सिल्वर कॉइन चलाए थे जिसको रुपया का कहा गया है। ठीक है, रुपया का या रुपया का कहा गया। ठीक है, सिल्वर कॉइन चलाए थे इसने जिसको रुपया का कहा गया। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सोने के सिक्के चलाए थे जिसको दिनार्स कहा गया है। ठीक है, उसके बाद इसने ना यह न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसने न्याय का सिंहासन पत्थर भी बना था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। मीन्स कि ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ना जो हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन जो है, हिंदू रिलीजन का सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ था ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में ही हुआ था। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहता था। 9 पोएट रहते जिसे नवरत्न कहता था। नवरत्न कहा जाता था। इसमें कुछ सबसे प्रमुख थे जैसे कालिदास थे, अमरदास थे, वाल्मीकि थे, धन्वंतरी एक वैद्य थे। ठीक है, उसके बाद इससे ये भी हमें जानकारी मिलती है। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शंकों का अंत किया, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों का अंत कर दिया और अपनी उसकी जो भाई के रामगुप्त की जो पत्नी थी देवी, उसको उनका पूरा नाम था ध्रुवा देवी से उसने विवाह कर लिया। ठीक है, उसने शंकों का भी अंत कर दिया और अपने भाई को भी उसने मार दिया। ओके, उसके बाद उसकी पत्नी जो थी ध्रुवा देवी उससे उसने विवाह कर लिया। उसके बाद इसने कुबेर नागा यानी ही मैरिड कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी एंड मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता, यानी कि कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी, जो कुबेर नागा थे नागा डायनेस्टी की, उनकी डॉटर प्रभावती गुप्ता से इसने विवाह कर लिया विद वाकाटस प्रिंस ऑफ रुद्रसेन द्वितीय। इसने कुबेर नागा से विवाह किया। देखो, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, उसने क्या किया ना कि वाकाटक प्रिंस रुद्रसेन की जो पुत्री थी उसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, विवाह कर लिया। ठीक है, इससे इसने विवाह कर लिया जो कि वाकाटक की प्रिंस थी और रुद्रसेन द्वितीय की बेटी थी। ओके, इसके बाद जो उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान आया था। मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ना चाइनीज बौद्ध विद्वान फाहियान आया था। ठीक है, फाहियान आया था भारत और इसकी यात्रा का विवरण फोक्यूकी नामक पुस्तक में दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक बना था उसका नाम था कुमारगुप्त।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक बना उसका नाम था कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त का जो कार्यकाल था 415 से लेकर 455 AD तक था। ठीक है, अब कुमारगुप्त ने कार्य क्या किया कि कुमारगुप्त ने एक तो पहले बात कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया। ठीक है, और जो कुमारगुप्त था ना वो भगवान कार्तिकेय की पूजा करता था। ठीक है, अब कुमारगुप्त के आखिरी जो मतलब क्या बोलते हैं रूल के आखिरी वर्षों में ना, इसी के समय मतलब कुमारगुप्त के आखिरी वर्षों में तुर्क मंगोल ट्राइब्स का इन्वेजन हुआ। ठीक है, मतलब आक्रमण हुआ। द हुन जो थे उनका आक्रमण हुआ और इसी आक्रमण में कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई थी। यानी हुन आक्रमण के दौरान ही जो था ना वो कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई थी। और कुमारगुप्त ने एक काम किया था कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जो कि क्या था तो महायान शाखा जो होती है ना, महायान शाखा का मतलब ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इस विश्वविद्यालय को। ठीक है, उसके बाद जो एक विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना जो थी तक्षशिला था, जिसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, वर्तमान में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का पहला हॉस्टल फैसिलिटी सुविधा देने वाला कौन सा मतलब कि कॉलेज था, कौन सा विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था ना जिसने हॉस्टल फैसिलिटी की शुरुआत की थी पहली बार। उसके बाद 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक बना वो स्कंदगुप्त था। ठीक है, अब स्कंदगुप्त ने ना हुन आक्रमण को 2 बार विफल कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब इसने 2 बार हुन आक्रमण को, इसके बाद जो जैसे कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक आया था उसका नाम था स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त जो था, अब स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त ने क्या किया ना कि हुन आक्रमण जो थे ना, हुन आक्रमण को इसने 2 बार क्या किया, उनको विफल कर दिया। ठीक है, और इसी चीज़ के बाद उसने क्या किया ना कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, और इसकी जानकारी हुन आक्रमण के विजय की जानकारी जो है ना वो भीतरी अभिलेख यानी भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। स्कंदगुप्त का हुनों पे जीत की जानकारी जो है ना वो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त का हुनों पे जीत की जानकारी हमें भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा स्कंदगुप्त से ये होता है कि स्कंदगुप्त के समय ही ड्यूरिंग मतलब स्कंदगुप्त पीरियड सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर्ड एंड एम्बैंकमेंट वेल। अब सुदर्शन झील को रिपेयर जो था वो स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। मतलब तीसरी बार जो रिपेयर हुआ ना उसको तो स्कंदगुप्त ने उसको करवाया था, तीसरी बार उसको रिपेयर। देखिए अगर हम बात करें ना तो सुदर्शन झील की हम यहाँ तक बात करते हैं ना तो सुदर्शन झील कहाँ है तो गुजरात के सौराष्ट्र में है। सुदर्शन लेक। ठीक है, अब सुदर्शन लेक की कुछ हिस्ट्री ऐसा है ना कि सुदर्शन लेक का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पे गुजरात के सौराष्ट्र में करवाया था। ठीक है, उसके बाद इसको जो था ना सेकेंड टाइम जो रिपेयर करवाया था, पहली बार रिपेयर कराया था अशोक ने। ठीक है, दूसरी बार इसको रिपेयर कराया रुद्रदामन ने और तीसरी बार इसको रिपेयर जो कराया था वो स्कंदगुप्त ने इसको तीसरी बार रिपेयर किया था। मतलब जीर्णोद्धार जिसको हिंदी में बोलते हैं, पुनर्निर्माण जो था वो स्कंदगुप्त ने किया था, इसका करवाया था। ठीक है, इसके लिए एक अलग से जूनागढ़ अभिलेख है
जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुन आक्रमण को असफल कर दिया। ठीक है, तो भीतरी अभिलेख से भी और तुम्हारा जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो स्कंदगुप्त था ना, उसने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद द कंटिन्यूअस अटैक ऑफ हुन, उसके बाद क्या हुआ ना कि जो हुन का आक्रमण, जो कंटिन्यूअस अटैक हो रहा था हुन पे, वो गुप्ता डायनेस्टी की इकोनॉमी को क्या किया कि वीक कर दिया। एंड अ डिक्लाइन ऑफ एम्पायर बिगेन सून आफ्टर। अब उसके बाद क्या हुआ कि गुप्ता डायनेस्टी का धीरे धीरे डिक्लेनेशन चालू हो गया, मीन्स कि उनका धीरे धीरे डाउनफॉल चालू हो गया, क्योंकि बार बार हुन आक्रमण कर रहे थे, जिस पे इकोनॉमी पे चोट पहुंच रही थी। और स्कंदगुप्त के डेथ के बाद ये बहुत ही तेज़ी से होने लगा। ठीक है, तो इसके बाद जो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो था ना, वो गुप्त डायनेस्टी जो था ना, छोटे छोटे मतलब डायनेस्टी में बट गया। ठीक है, और छोटे छोटे डायनेस्टी में बट गया, और ये माना जाता है गुप्त डायनेस्टी के समय में सती प्रथा था। तो भानुगुप्त के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। और गुप्त डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था ना, आखिरी जो शासक था, वो विष्णुगुप्त था। गुप्त डायनेस्टी का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। और ये जो गुप्त डायनेस्टी का जो मतलब डिक्लाइनेशन हुआ ना, वो हुन आक्रमण के कारण हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो था हुन आक्रमण के कारण गुप्त डायनेस्टी जो था छोटे छोटे भागों में बढ़ गया। उसी में से एक था पुष्यभूति वर्धन डायनेस्टी, जिसे हम आगे क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।